डॉक्टर रेखा शर्मा और उसके बाद श्री गिरधर गोपाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री गिरधर गोपाल जी, आप भी आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। डॉक्टर रूपराज भारद्वाज जी, रिनाउंड सीनियर आयुर्वेदा एक्सपर्ट, श्री रूपराज भारद्वाज जी, उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर रेखा शर्मा जी, और इस प्रोग्राम को भी मॉडरेट कर रहे हैं श्री प्रवीण दत्ता साहब। एक पत्रकार की हैसियत से आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे प्रयोग खुद भी करते रहते हैं आयुर्वेद को लेकर। डॉक्टर प्रवीण दत्ता साहब भी हमारे बीच मौजूद है। प्रवीण दत्ता साहब भी, मैं नरीशन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज मंच पर आएं। हमारे बीच इस वक्त डॉक्टर रेखा शर्मा जी मौजूद हैं, श्री गिरधर गोपाल जी मौजूद हैं, डॉक्टर रूपराज भारद्वाज जी मौजूद हैं और मॉडरेटर के रूप में श्री प्रवीण दत्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत सत्कार। और हमारा ये सेशन आयुर्वेद को लेकर या फिर हम और हमारे खाने को लेकर, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खा रहे हैं, उसमें हम क्या खा रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का इस हेल्थ और वेलनेस फेस्ट में स्वागत करता हूं। इस बार ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक मूर्धन्य पैनल है पूरा, जो कि हमारे साथ 24/7 जुड़ा हुआ है। वो है हमारा भोजन। बचपन से सुनता आया हूं कि बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। और इस बात को थोड़े बड़े होते होते चीज समझ में भी आ गई कि लहसुन की चटनी थोड़ी ज्यादा खा ली और उससे फिर असहज हुए, तो वो जो पहले दिन दाल हींग के छौंक वाली खाई होती थी वो याद आती थी। सौभाग्य रहा कि जो दादाजी हैं वो वैद्य थे आयुर्वेद के, तो उन्होंने बड़े रोचक ढंग से खाने का महत्व समझा दिया। लेकिन और परिवार में कई लोग आयुर्वेद में वैद्य हुए, लेकिन मैंने महसूस किया ज्यादातर दुनिया 90 के दशक तक आयुर्वेद को एक वेद ही मानती रही और वेद मानकर उसकी बहुत उसका आदर किया, सत्कार किया, लेकिन उससे दूरी भी रही। अब हर घर में तो महाभारत रखी नहीं जाती और हर घर में रामायण पढ़ी नहीं जाती, ऐसा ही आयुर्वेद था। लेकिन कमर्शियल फायदों की वजह से लोगों ने आयुर्वेद का सेलेक्टिव यूज करते हुए इसको एक ब्रांड बनाने की सफल कोशिश की और फिर रही सही कसर कोविड महामारी ने पूरी कर दी कि उसने जब डराया लोगों को, तो बजाय महंगी एलोपैथी दवाइयां खाने के उन लोगों ने आयुर्वेद के काढ़ों की शरण लेना ज्यादा उचित समझा। अभी वर्तमान में गहलोत सरकार के 3 साल हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई है। एक उपलब्धि नहीं गिनाई है और जो मैं बता दूं आपको बहुत महत्वपूर्ण है।
उनकी औषधि पौधे वितरण करने की योजना एकमात्र योजना है जो कि 97% अपना लक्ष्य अभी से पूरा कर चुकी है, जबकि 3 महीने बाकी हैं। इतना ज्यादा खौफ जो है कोरोना का बना। मेरा पहला सवाल डॉक्टर गिरधर गोपाल आपसे, इतना प्राचीन ये ज्ञान हमारे पास है और इस ज्ञान को लेकर के बहुत बात भी की जाती है, लेकिन आप क्या कारण मानते हैं कि इसका प्रसार उतना नहीं है जितना आज मुझे लगता है अगर कोई कॉम्बीफ्लेम नाम की दवाई है वो ज्यादा प्रसिद्ध है बजाय के आपके किसी काढ़े के? क्या कारण है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आयुर्वेद और योग ये दो ऐसी विधाएं हैं जिनको हर कोई अपनाना चाहता है, लेकिन अगर कहीं उसको पेमेंट करने की बात है, कहीं उसको आर्थिक रूप से सहयोग देने की बात है, तो जितना अन्य चीजों को लेकर के कर देगा उतना इसके लिए नहीं कर पाता। कारण इमरजेंसी में हम जाकर के लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के पैकेज को हम एडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन उस इमरजेंसी की कंडीशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा उसको ठीक करवा लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स होते हैं लेकिन उनको फॉलो करने में हम विश्वास कम करते हैं। अगर ट्रैफिक रूल को हम फॉलो करें तो एक्सीडेंट की नौबत नहीं आएगी, लेकिन हम इंश्योर अपने आप को मानते हैं कि हम तो इंश्योर्ड हैं, हमारी गाड़ी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक हो जाएंगे। सेम वही कंडीशन आज की तारीख में इस स्वास्थ्य को लेकर के और लोगों की बनती जा रही है कि इतना फास्ट लाइफ हो गई कि हमें गाड़ी में भी जाना है, कई बार हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो भी नहीं करना है और उनको बिना फॉलो करे हुए हम निकल के आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। दूसरा कारण क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि हम जो खा रहे हैं या हमारे जो खाने के जो तरीके हैं वो पता नहीं इनसे इंपैक्ट क्या निकल के आ गया। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है वो हमें दिखता नहीं है। सेम वही कंडीशन हमारे साथ हैं कि हम जो एक तरह से हमारी जो फूड हैबिट्स गलत हैं उनको हम यूज करते जा रहे हैं, लेकिन उनके कारण जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, जो हमारी बॉडी में कॉज ऑफ डिजीजेज पैदा हो रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता है। और उस ध्यान को अगर हमें समझना होगा तो जैसे पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे होती है और ध्यान उसका जब बाद में आता है, जब वो पेड़ बन जाता है, सेम वही कंडीशन हमारे डिजीज की हैं। इसलिए हमें अगर अपने आप को ठीक रखना है और हेल्दी पेड़ बनाना है हमें, तो हमें जो हमारे जो रूल्स हैं, जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, उनको परिपालन करते हुए अगर हम लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेट हम जो सत्यम जीवेम शरदः 100 साल तक हम जीवें, हमारी आंखों से देखते हुए जीवें, हमारे आंख और कान और हमारी इंद्रियां हमारा अपना काम खुद करती हुई रहें, ऐसा हमारा जो एक होलिस्टिक अप्रोच का जो टारगेट था उसको हम डेफिनेट अचीव कर सकते हैं। मैं आयुर्वेद के बारे में बहुत ज्यादा नहीं समझते हुए एक बात समझता हूं, आयुर्वेद का मूल लक्ष्य है आपको बीमारी से दूर रखना, बीमारी ठीक करना एलोपैथी का काम हो सकता है। तो डॉक्टर रूपराज भारद्वाज, आपसे जानना चाहूंगा, असल में अंग्रेजी में तो कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, और हमारे यहां इस अंग्रेजी के प्रतिपादन से बहुत पहले से स्वस्थ दिनचर्या की बात कि हमारे दादाजी परदादाजी इस तरह की दिनचर्या रखते थे और 90 साल के गए, 95 साल के गए और गए तब भी दांत थे। और ये स्वस्थ दिनचर्या से आयुर्वेद में क्या प्रतिपादन है? जितना विशद विवेचन दिनचर्या का आयुर्वेद में है और किसी भी साइंस के अंदर नहीं है। दिनचर्या का अर्थ है हम सुबह उठते हैं तब से लेकर के रात्रि सोने तक की हमारी दिनचर्या होती है, और सोने के बाद में रात्रिचर्या कहलाती है। आज सुबह उठने की यदि हम बात करें तो हमने सब लोगों ने पढ़ा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? आज पेरेंट्स बच्चों को जल्दी उठने के लिए इंसिस्ट करते हैं, लेकिन जल्दी सोने के लिए कितने लोग करते हैं कि जल्दी सोएं वो? यहीं से हमारी दिनचर्या खराब होना शुरू होती है। जबकि हमने पढ़ा है अर्ली टू बेड वाला कंसेप्ट सब लोगों ने अलग कर दिया, अर्ली टू राइज के लिए पीछे पड़े रहते हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं हमारा बच्चा रात को 3 बजे तक पढ़ता है। क्यों 3 बजे तक क्या पढ़ता है? रात को दिन में क्या करता है? हमारा दिन काम करने के लिए है, रात्रि सोने के लिए है।
रात्रि तमोभवा होती है, तम छा जाता है। उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क पर भी तम छा जाता है। यदि बच्चा दिन में पढ़ता है और फिर रात को 2 बजे तक पढ़ता है तो वास्तव में वो सैल्यूट करने लायक है। लेकिन यदि वो ये कहे कि मैं रात को 3 बजे तक पढ़ता हूँ और दिन में क्या करते हैं, ये प्रश्न एक साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाता है कि ऐसे बच्चे दिन के अंदर इधर उधर जो फालतू के काम हैं, जिनको हम कहें अपने लैपटॉप में, अपने मित्रों के बीच में मोटरसाइकिल लेकर के घूमते रहते हैं, वो लोग नहीं पढ़ पाते। और आप देखिएगा हर सफल या जो अपने फील्ड के अंदर माहिर आदमी है, उसको यदि आप देखेंगे तो वो रात को जल्दी सोएगा और सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने का उसका वो रहेगा और अपना दिन पढ़ने के अंदर, खाने और सोने के अंदर ही व्यतीत करेगा। अब दिनचर्या का विशद विवेचन हम सब लोग जानते हैं कि सुबह उठ करके मंजन करना चाहिए या ऊषापान करना चाहिए। ऊषापान का अर्थ सुबह सुबह उठ करके और पानी पीना है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि इससे केवल मात्र पेट साफ होता है। ये अवेयरनेस हम लोगों में नहीं है, या ये कहिए कि हम लोगों को ज्ञान नहीं है। सुबह उठ करके पानी पीने से हमारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सब एक्टिवेट होती हैं। हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है, आहार नाल जो है पूरी की पूरी, वो वॉश आउट होती है और जैसे ही वो पानी हमारी इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है और फास्ट होते ही आपको बाउल क्लियर होता है। आज आम आदमी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका सोने का टाइम नहीं है और दूसरा इन नियमों को पालन नहीं करता है। वो ये समझता नहीं है कि पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं। वो सुबह उठते ही चाय पीना शुरू करता है। मंजन क्यों करना चाहिए? मंजन करना केवल दांत साफ करना या मुंह की बदबू खत्म करना ही नहीं है। हमारी जो सलाइवा ग्लैंड्स हैं, इनको एक्टिवेट करने का काम मंजन करने का है। जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने का है। लेकिन हम लोग आजकल इस तथाकथित आधुनिक युग के अंदर हम ब्रश करना जान गए, जबकि हमको ये समझना चाहिए कि ब्रश हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। जो उसके नायलॉन के ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे इनेमल को ख़राब करते हैं। यदि हम इसकी जगह हमारे परंपरागत दातुन, नीम, बबूल, मोलश्री, इनको यदि हम काम में लें, देखिए ये होते हैं बिटर टॉनिक्स, कड़वे पदार्थ होते हैं। और कड़वे पदार्थ जब भी मुंह के अंदर जाते हैं तो सलाइवा का सीक्रेशन ज़्यादा होता है और ये इंडिकेशन है इस चीज़ का कि हमारी सलाइवा ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई है। जो हमारा खाने का पाचन है वो वहीं से शुरू होता है। सलाइवा जहाँ मिक्स होती है वहीं हमारे पाचन शुरू हो जाता है। हम इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं। ये एक बहुत विशद विषय है दिनचर्या। बिल्कुल भारद्वाज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आपने बात कही कि सुबह पानी से बात शुरू की, पानी के बाद जो सिलसिला आता है वो आता है रेखा जी खाने पर। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कभी मेरी माताजी हैं किसी खाने को भारी बता देती हैं, कभी किसी को हल्का बता देती हैं, जबकि मुझे जिसको वो भारी कह रही होती हैं मुझे लगता है नहीं ये बड़ा लाइट है, कढ़ी चावल है, बड़ा अच्छा है, इसमें बेसन का पकौड़ा है। वो कहती है नहीं भारी है, थोड़ा कम खाना, ध्यान रखना। तो ये आयुर्वेद क्या इसकी परिभाषा देता है? भारी खाना कौन सा, हल्का खाना कौन सा? क्या वजन से होता है या कुछ और है मामला? बहुत शानदार सवाल है ये। आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद जो है वो पंच महाभूतों पर आधारित विज्ञान है। और पंच महाभूत विज्ञान यानी कि जो सृष्टि में है वही शरीर है। उन्हीं तत्वों से शरीर बना है और उन्हीं तत्वों से सृष्टि बनी है। पूरी सृष्टि अपनी 5 तत्वों से बनी है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आप ये देखिए कि जो पहले 3 जो तत्व हैं वो हल्के हैं। आकाश को तो इवन हम तोल माप भी नहीं सकते हैं। वायु को नापने तोलने के उपकरण अब बने हैं कि वायु को कंप्रेस करके तोला जा सकता है। अग्नि को तोला नहीं जा सकता। ये तीनों तत्व हल्के हैं, जल और पृथ्वी। भारी यदि कुछ है तो यही 2 तत्व हैं। तो जिन तत्वों में ये 3 तत्व हैं पहले वाले, आकाश, वायु और अग्नि, इन तत्वों से जो महत्वपूर्ण जो पदार्थ बने हैं प्रधानता से, वो हल्के हैं। और जिनमें जल है और पृथ्वी की अधिकता है वो भारी हैं। ये एक मेन कंसेप्ट मान लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जब हल्का और भारी की खाने के लिए बात करते हैं
तो ये समझ में आता है कि जो आसानी से पच जाए वो हल्का है, और जिसको पचाने में देरी लगे, दुष्पाच्य जो है वो भारी है। लेकिन ये मिथ है। असली हल्का और भारी ये है कि जो बॉडी मास को बढ़ाता है, यानी कि जो खाने के बाद में शरीर में कफ की वृद्धि करता है, जल की वृद्धि करता है या बॉडी मास को बढ़ाता है, वो भारी है। और जो इन तत्वों को कम करता है, शरीर से जल तत्व को हटाता है, जो शरीर से बॉडी मास को कम करता है, वो लघु है। अब मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ। आजकल हम दूध मानते हैं कि दूध बहुत हल्का है, सुपाच्य है, जल्दी से पच जाएगा और उसको गट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम उसको सुपाच्य मानते हैं। लेकिन आप ये समझिए, आयुर्वेद उसको गुरु मानता है। दूध हल्का नहीं है, दूध गुरु है। दूध का पाचन होगा, आसानी से वो ब्लड फ्लो में मिल जाएगा और पचने के बाद वो कफ तत्व को बढ़ाएगा, यानी जल और पृथ्वी तत्व की वृद्धि करेगा शरीर के अंदर, बॉडी मास बढ़ाएगा। जबकि दालें दुष्पाच्य हैं, भारी मानी जाती हैं। लेकिन जब आप दालें खाएंगे, दालों में विशेष रूप से आकाश, वायु और अग्नि तत्व की प्रधानता है, जल और पृथ्वी तत्व की कमी है। तो वो जब पचेगा तो शरीर से बॉडी मास को कम करेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है कि दुष्पाच्य। बड़े आसान शब्दों में ये वाली बात कही। मैं इसमें थोड़ा सा 1 मिनट और जोड़ दूं। बहुत बड़े मिथ हैं। अभी हमने जब रोगी होते हैं तो वो मानते हैं कि पनीर खाना चाहिए, पनीर से बहुत एनर्जी मिलेगी, दूध पीना चाहिए, दूध से एनर्जी मिलेगी। कोविड टाइम्स में हमने नारियल पानी का भी बहुत यूज देखा। फीवर है लेकिन हम दूध पिला रहे हैं, नारियल पानी पिला रहे हैं, पनीर खिला रहे हैं। आप ये मानिए कि वो सब उस रोगी को और ज़्यादा रोग की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वो लघु नहीं है, वो सारी चीज़ें भारी हैं। वो शरीर के अंदर भार वृद्धि करती हैं, मांस बढ़ाती हैं, कफ वृद्धि करती हैं। और कोविड में तो विशेष रूप से कफ का ही प्रॉब्लम था मेन रूप से। थैंक यू। जितनी आसान भाषा में अभी डॉक्टर रेखा ने हमें ये भारी और हल्के का फर्क बताया, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत कि इतनी आसान भाषा में आयुर्वेद के बाकी लोग बात नहीं करते, इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल सा विषय लगता है आम आदमी को समझने के लिए। तो मैं आपका दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि इस आसान भाषा में आप आयुर्वेद को लाए। और ऐसी ही कुछ इच्छा के साथ आपसे सवाल करूंगा। जैसा उन्होंने बताया कि दाल जो है वो हल्का है, जबकि मैं इसको आज से पहले भारी मानता था। दूध जो है, जिसको सुपाच्य मानते हैं, वो भारी है, मैं उसको हल्का मानता था। क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक क्लासिफिकेशन टेबल टाइप का अगर आप लोग आयुर्वेद वाले लोग बनाएं और लोगों में इसको प्रचारित करें, जैसे अंग्रेजी में, एलोपैथी में सारे खानों को उन लोगों ने कैलोरीज वैलोरीज में बांट के और बड़ा एकदम ल्यूक्रेटिव और बड़ा मार्केटेबल बना दिया है, तो आपको नहीं लगता गिरधर जी के इस तरह करने से आप जो इंडियन फूड है, भारतीय पारंपरिक खाना है, उसकी वैल्यू में इजाफा करेंगे? देखिए, इसके लिए अभी राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि ये चीजें आम पब्लिक तक पहुंचे और विशेष रूप से नई आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको इस बारे में जानकारी हो। और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर एक वेलनेस सेंटर जो है वो हर जगह सेटअप करने का प्रयास किया जा रहा है। और उन वेलनेस सेंटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम हमारी लाइफ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है, स्वस्थ कौन होगा, हु इज हेल्दी, तो उसमें है समदोष है, जो हमारी बॉडी के 3 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, वात, वो पित्त और कफ, वो किस तरह से समरूप से हमारी बॉडी में रहें। समाग्निश्चय, हमारे जो एक मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाकर के कैसे हमारी बॉडी में सही रूप से, सुपाच्य रूप से हमारे पास जा सकता है। समधातु, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसमें 7 जो धातु हैं वो भी समान रूप से बने। ऐसा नहीं आपकी मेद की वृद्धि हो रही है, आपके ओबेस हो रहे हैं, जैसा कि अभी आपने प्रीवियस सेशन में बात करी थी कि कोरोना काल है, बच्चे पढ़ रहे हैं और सब ओबेस होते जा रहे हैं, तो वो ओबेसिटी को कंट्रोल, हमारी अग्नि इस तरह से हो कि हमारी 7 धातुएं जो हमारी बॉडी के मेन एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर बने। और साथ में ही हमारी मलक क्रिया, हमारी बॉडी से जो
टॉक्सिसिटी है, जो हमारा फीकल पार्ट है, जो हमारा यूरिन है, ऐसी जो चीज़ें वो भी उनका बॉडी से निकलने का सिस्टम भी प्रॉपरली रहे, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, डायरिया नहीं हो, उसको थर्स्ट और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो वो नहीं है। और साथ ही साथ में प्रसन्न आत्म इंद्र और मन, हमारी इंद्रियां भी प्रसन्न रहे, हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहे, हमारा मन भी प्रसन्न रहे। तो ये स्पिरिचुअलिटी और मेंटली और फिजिकली ये जो चीजें हमारी बॉडी में अगर ठीक रहें, और तभी हम कहलाएंगे कि पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हैं। तो इसके लिए विश्व स्तर पे इस पे चिंतन किया जा रहा है, और ये देखा जाता है कि इस जो हम एक स्वस्थ की जो पूर्ण परिभाषा है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए जो वेलनेस सेंटर्स का जो कंसेप्ट आया, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और ऑल ओवर अपने इंडिया में इसके लिए जगह जगह वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें अपने हेल्थ के जो मेडिकल पार्ट के जो अपने सेंटर्स हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है। साथ ही अपने आयुष सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन हैं, जिसमें आयुर्वेदा, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इन सबको साथ लेकर के और एक वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे इस तरह की जो आप बता रहे हैं, ये सारी जो आईईसी मटेरियल्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। लोगों को हम क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी बीमारी हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर हम बचपन हमारा है तो उसमें हम क्या खाएं, अगर हम मिडिल एज में आ गए तो हमें क्या खाना है, अगर हम ओल्ड एज में आ गए तो हमारा खाने का और हमारा डेली रिजिमेंट कैसे होना चाहिए, ये सारे कंसेप्ट उसमें दिए जा रहे हैं। और हम हमारी रसोई से ही कैसे ठीक हो सकते हैं, हम हमारे आसपास में कैसे मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करें और उनका डेली यूज कैसे करें, ये सारे कंसेप्ट उसमें लेकर के इस थीम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारद्वाज जी, यहाँ मैं एक बार आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मेरी ये बहुत बड़ी शिकायत है आयुर्वेद से। किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, कहेगा हम पूछेंगे डॉक्टर साहब कैसे लेनी है दवाई, अरे भैया सुबह कुछ खा लेना, एक बिस्किट खा लेना, चाय पी लेना, उसके बाद दवाई ले लेना। आयुर्वेद के किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले लिस्ट पकड़ाएगा, दही मत खाना, खटाई मत खाना, घी मत खाना, चिकनाई मत खाना। ये क्या कंसेप्ट है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, पहला तो एक मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी पथ्य या अपथ्य जो है वो दवा का नहीं होता है, किसी भी पैथी का नहीं होता है, ये बीमारी का होता है। आज यदि आप डायबिटीज़ वाला पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो केवल ये कहेगा कि भैया मीठा मत खाना तुम, और वही पेशेंट यदि आयुर्वेद के ग्रेजुएट के पास जाएगा तो आयुर्वेद का ग्रेजुएट उसको कहेगा शक्कर मत खाना, गुड़ मत खाना, चीनी मत खाना, कोई शहद मत लेना। यदि कोई हाइपर एसिडिटी का पेशेंट किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाएगा तो वो सीधा ये कहेगा भैया खट्टा मत खाना, और आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएगा तो वो कहेगा कि नींबू मत लेना, दही मत लेना, संतरा मत लेना, इमली मत लेना, अमचूर मत लेना, कोई अचार मत खाना। इसको आप ये समझिए कि आयुर्वेद के ग्रेजुएट की इस मामले में नॉलेज ज़्यादा अच्छी है बनिस्पत एलोपैथी के डॉक्टर के। और यही कारण है कि लोग बाग ये समझते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ली तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से वो उनके डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पथ्य परहेज बहुत सारे बता देंगे कि इतने परहेज कभी भी दवा का नहीं होता है, पैथी का नहीं होता है। परहेज होता है रोग कुल मिला के आसान शब्दों में बात यह है, जिस चीज से आपका शरीर और बिगड़ने पर उतारू है उसकी आवक आपके शरीर में रोकना आयुर्वेद का काम होता है, सबसे पहला कदम। उसके बाद दवाई से उपचार किया जाता है। रेखा जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जैसे इन्होंने समझ लिया है कि ये सवाल पूछने वाला बिल्कुल मूर्ख है, इसको समझाने के लिए कैसी भाषा इस्तेमाल करनी है भारद्वाज जी को समझ में आ गया है, गिरधर जी को समझ में आ गया। अब आप भी समझ लीजिए और मुझे समझाइए। कोई रोग हो जाए और किसी डॉक्टर के पास जाएं, दवाई दे देगा, चाहे एलोपैथी हो आयुर्वेद हो, ठीक हो जाएंगे, इलाज हो जाएगा। लेकिन जो बहुतायत में मैं अब देख रहा हूं वो ये है, अच्छा भला खाना खाते खाते जांच करवाई, पता लगा विटामिन बी डेफिशिएंट, विटामिन डी डेफिशिएंट, क्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये क्या है लिवर एनलार्ज हो रहा है। क्या करे आदमी के ठीक ठीक से खा ले और कम से कम ये चक्कर तो ना पड़े डेफिशिएंट, सब कुछ खाते पीते डेफिशिएंट, ये क्या है और आयुर्वेद इसको कैसे देखता है? ये बहुत विशद प्रश्न है एक्चुअली। मैं पहले आपने जो भारद्वाज जी से प्रश्न किया था, मैं उसके संबंध में दो बात और कहना चाहती हूँ। विश्व में, पूरे विश्व में अकेला आयुर्वेद ही ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो स्वास्थ्य की बात करता है, आपको स्वस्थ रखने के लिए चिंतन करता है, ना कि आप रोग मुक्त हो, रोगी हो और उसके बाद रोग मुक्त करें। ये चिंतन वो बाद में करता है।
वो पहले चिंता आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चिंतन करता है और उसके नियम बताता है। तो जो आप भारद्वाज जी से प्रश्न कर रहे थे उसके संबंध में ये बात है। अब आपने प्रश्न किया कि अपन संपन्न होते हुए भी, अच्छा खाना खाते हुए भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन बी डेफिशिएंसी हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ये दिनचर्या का ही पूरा मसला है। आयुर्वेद में दिनचर्या, जैसा कि मैंने आपको पंच महाभूत सिद्धांत बताया, आप ये देखिए कि उन्हीं पंच महाभूतों से शरीर में त्रिदोष भी माने गए हैं। वात दोष जो कि आकाश और वायु महाभूत प्रधान माना जाता है, पित्त जो है वो अग्नि है, और कफ अगेन कफ एंड पृथ्वी एंड जल, ये दो तत्वों से कफ बना है। यानी पूरा बॉडी मास जो है आपका कफ है एंड जल और पृथ्वी से बना हुआ पूरा शरीर है। एंड वायु, वात एंड पित्त जो है इसमें क्रियात्मक महाभूत मान लीजिए इनको, ठीक है। जितना भी संदेशों का आदान प्रदान शरीर के अंदर हो रहा है वो वात की क्रियाएं हैं। वो भले ही हार्मोन्स के थ्रू है, वो भले ही तंत्रिकाओं के थ्रू है, या न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू है, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो वात के उसमें काउंट की जाती हैं। जितना भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है, जो भोजन का पाचन हो रहा है, अपन जो भी भोजन लेते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है एंजाइम्स के थ्रू या प्रोटीन्स के थ्रू, जिस भी तरह से, ये सारी जो बदलाव की क्रियाएं हैं ये पित्त है। पाक जो है वो पित्त के द्वारा हो रहा होता है, और जो एंड रिजल्ट है, जो मांस बन रहा है, वो कफ है। बहुत आसान बात में मैंने आपको वात पित्त कफ समझाए हैं। इन्हीं वात पित्त पे, कफ पे पूरा अपना दिनचर्या निर्धारित की गई है। सुबह का काल जो है वो अपन कफ का काल माना जाता है। उस वक्त यदि आप कफवर्धक चीजें ग्रहण करेंगे या कफवर्धक आराम कर रहे होंगे, लेट तक सो रहे होंगे, तो कफ और बढ़ेगा। यानी आपके जितने भी सिस्टम हैं उनको कहीं ना कहीं वो हार्म कर रहा होगा। तो आपको सुबह के टाइम व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। आप व्यायाम नहीं कर रहे तो नेचुरली कफ बढ़ रहा होगा, ठीक है। हैवी फूड ले रहे होंगे कफ के काल में, तो वो हमारे ब्लड फ्लो के अंदर कफ बढ़ रहा होगा, और हमारे हर उसको ऑर्गन को जो बारीक चैनल होते हैं, बहुत बारीक चैनल होते हैं, जिनमें से वायु गमन कर रही होती है, जो संदेशों का आदान प्रदान शरीर कर रहा होता है अपने लिए, वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसलिए ना भूख का एहसास होगा, खाना खाएंगे तो उसका पाचन प्रॉपर नहीं होगा, ये सारी चीजें होती हैं। भोजन में यदि अपन भोजन बनाते वक्त भी हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। हम भारतीय समझ लीजिए खाने के मसालों का बहुत यूज करते हैं, और अपन अक्सर खाना बनाते वक्त मसाले डाल देते हैं। नमक और हल्दी का प्रयोग करने से आप ये मानिए कि जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं। हम जितना बॉईल करते हैं, जितना पकाते हैं, उससे भी पोषक तत्व कम हो जाते हैं। दालों में मैक्सिमम विटामिन बी, सभी विटामिन मिनरल्स होते हैं, लेकिन हम दालों को जो पकाने का हमारा तरीका है कि हम उसको सीटी लगाते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर के इस्तेमाल से आप ये मान लीजिए कि भोजन के अधिकांश जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। जितना कम प्रेशर में आप पकाएंगे, मंदी आंच में पकाएंगे भोजन को, आप भोजन बनाने के बाद में उसमें मसाले ऐड करिए, नमक और हल्दी ऐड करिए, बाद में ऐड करिए, तो भोजन के पोषक तत्व जो हैं वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों से, जैसे हम तेल यूज करते हैं, रिफाइंड शुगर यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, आप ये मानिए कि जो तेल से मिलना चाहिए था वो सारे पोषक तत्व उसके रिफाइंड करने की प्रोसेस में खत्म हो चुके होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप डायरेक्ट तेल निकाल करके उसको यूज कीजिए, रिफाइंड मत कीजिए उसको, क्योंकि उसके तेल के उसका कलर और उसकी ऑर्डर खत्म करने के लिए उसमें जो
केमिकल्स मिलाए जाते हैं उनके कारण वो पूरे पोषक तत्व उसके खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही हम गन्ने के रस से जब शुगर तक बनाने तक की जो प्रोसेस होती है, गुड़ तक वो तत्व संरक्षित रहते हैं। लेकिन गुड़ से, उसी गुड़ से यदि हम उसका कलर निकालने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं, उस प्रोसेस में तो सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो हम खाने जैसा खाना खा रहे हैं। कल एक बहुत बढ़िया बात कही गई थी रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में, बहुत अच्छी बात कही थी। आजकल का यूथ जो है वो खाना दिखने जैसा खाना खा रहा है, वो पोषक तत्वों से भरपूर खाना नहीं खा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और दिनचर्या भी हमारी उसके अकॉर्डिंग रखनी होगी कि जिससे हम, हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा उसको सही मायने में प्रोसेस कर पाए। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये भाषा यदि आयुर्वेद ने अपनाई तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाएंगे और आयुर्वेद से अभी डर के मारे जो आकर्षित हो रहे हैं आयुर्वेद की तरफ, वो आयुर्वेद का हमारा अपना जो प्राचीन ज्ञान है जिसे कहते हैं एंशिएंट विजडम, उसको समझ पाएंगे। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, हम राजस्थान प्रदेश के वासी हैं, ये वो मरुधरा है जहां पर सदियों से मोटा अनाज खाया जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर इस देश में गेहूं आया और आज हम जुगाली का वो गेहूं, ग्लूटन से भरा हुआ गेहूं अपना मुख्य आहार बनाकर बैठे हैं। हम भूल गए हैं मक्का, बाजरा, जौ और गेहूं को हमने सिरमौर कर दिया। जैसा अभी रेखा जी ने कहा, जैसा उससे पहले गिरधर गोपाल जी ने कहा और जैसा भारद्वाज जी ने कहा, आयुर्वेद आपको स्वस्थ रखने के लिए लाइफस्टाइल बताता है, दिनचर्या बताता है। आप कैसे जिए कि बीमारी आए ही नहीं, आप कैसे जिए कि आपके शरीर के पंचतत्व एक बैलेंस में रहें। आपके जीवन की लाइफस्टाइल यदि ठीक है तो ये जो आज मतलब बहुत शर्म की बात है कि इतना ज्यादा जो बहुप्रचलित बीमारी है, डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हम बन गए हैं। ऐसे बुरे नामों और बुरी चीजों से हम बिल्कुल बच जाएंगे यदि हम आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का पालन करें। और मोटी सी एक बात मैं आप लोगों से, तीनों मूर्धन्य लोग हैं आयुर्वेद के, आप इसकी भाषा को आसान कीजिए। जैसे आपने मुझे मूड मानकर मुझसे बात की, अपने हर मरीज से इसी आसान भाषा में बात कीजिए जिससे कि वो वायु, पित्त, कफ, वात, इन सब बातों को बिल्कुल आसानी से समझ पाए। गांव का गंवार एसिडिटी समझ सकता है तो फिर आपका वात क्यों नहीं समझ सकता? अगर गांव का गंवार बीपी, ब्लड प्रेशर समझ सकता है तो फिर वो आपके कफ की बात को क्यों नहीं समझ सकता? आप तो उसकी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। कुल मिला के इसी अपेक्षा के साथ मैं हमारे पैनलिस्ट का धन्यवाद दूंगा। बहुत बड़ा विषय है, इनके साथ तो अगर मैं 4-6 घंटे बैठूं तब जाकर के थोड़ा सा इनसे अर्क निकलेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, और महत्वपूर्ण जानकारियां आयुर्वेद पे हमें मिली। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।